संपूर्ण बहुत संपन्न हमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बस इतना ही। इसके बाद ऐसे लिखा गया मार्गदर्शन, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने। इसमें सबसे पहले लिखे हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मार्गदर्शन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब कौन बताएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ कि आज से पहले यानी 1947 से पहले हम लोग का देश आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947। देश कब याद हो गया? 15 अगस्त 1947। 1947। इससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान का जन्म हुआ। दोनों में अंतर है, आजाद होना और जन्म लेना। हम लोग 15 अगस्त 1947 को पढ़ते हैं ना जी। भारत आजाद हुआ था, हम लोग अंग्रेज से आजाद हुए। पाकिस्तान इस दिन जन्म लिया था, आजाद नहीं हुआ था। आजाद होना और जन्म होना में दोनों में अंतर है। जैसे तू लोग है, हम लोग का एक डेट ऑफ बर्थ रहता है कि इस दिन जन्म लिए हैं। 5 फरवरी, 2 फरवरी, 1 फरवरी, 14 फरवरी, जो भी डेट है कि इस दिन जन्म लिए हैं। और एक हुआ आजाद होना, जैसे हॉस्टल से पढ़ के चल जाएगा, आजाद हो गया ना। दोनों में अंतर है, जन्म लेना, आजाद होना। भारत आजाद हुआ था पर पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जन्म लिया था, आजाद नहीं हुआ था। और जन्म लिया किससे? तो हमसे कहने का मतलब कहाँ से? भारत से। भारत को ही काट के पाकिस्तान बना था। और यही जब पाकिस्तान को भी काटते हैं कुछ इलाका तो आगे चल के बांग्लादेश बन जाता है। और गीता में जब गीता पढ़ेगा, इस पर कभी जाएगा कोर्ट, तो कोर्ट में धर्म के हिसाब से ग्रंथ रहता है। जैसे मुस्लिम है तो उसको कुरान पर हाथ रखाएगा, हिंदू है तो गीता पर हाथ रख आएगा। जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, हाँ हम इसको मारेंगे। वही गीता में लिखा हुआ है, जिसका जन्म होता है यानी जो भी जन्म लिया है, जानवर रहे, मनुष्य रहे, कोई रहे, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, यानी वो कभी न कहीं मरने करेगा। सेम कंडीशन पाकिस्तान पे अप्लाई होता है कि आज मरे, कल मरे, कभी न कहीं मरेगा। मरने का मतलब मर जाएगा। इसको कोई न कोई देश कब्जा कर लेगा। आज करे, 20 साल के बाद करे, 30 साल के बाद करे, कोई न कोई इसको कब्जा कर लेगा। और अभी सबसे टॉप में अगर वो कब्जा करने में नाम आ रहा है तो इसके चीन का खूब पैसा देता, फ्री में पैसा देता रहता, जब मांगता जितना मांगता उतना देता। वही बता रहे थे कि यहाँ लिखे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। 1947 से पहले भारत आजाद नहीं था। 1947 से पहले यहाँ अंग्रेज के साथ था। और अंग्रेज जो कानून बनाता, 1878 का एक्ट बनाया, 1919 में एक्ट लाया, 1909 में एक्ट लाया, मतलब जो भी लाया वो अपने हिसाब से बनाता था और भारतीयों के ऊपर लागू करता था। लेकिन 1947 के बाद देश आजाद हो गया, और देश आजाद हो गया तो 1947 के बाद हम लोग संप्रभु हो गए। मतलब अब बाहरी दबाव में नहीं है। इन्हीं के अभी पूरे विश्व में 3 कंट्री सबसे पावरफुल कंट्री में आता, यूएसए, चीन और एक रशिया। विश्व का सबसे पावरफुल कंट्री, सब कुछ में, हथियार के मामले में, पैसा के मामले में, जमीन के मामले में, सब मामले में। लेकिन अब इसका मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, यानी भारत के ऊपर दबाव नहीं दे सकता, क्योंकि हम लोग अब संपूर्ण प्रभुत्व हैं। अपना कानून खुद बनाएंगे। जैसे हम लोग 2016 में नोटबंदी बंद कर दी है, 2017 में जीएसटी समाप्त कर, मतलब जो भी हिसाब से रहेगा अपने हिसाब से कानून बनाएंगे। जब मन करेगा लागू करेंगे, जब मन करेगा समाप्त कर देंगे। यानी क्या है, संप्रभु है, कोई किसी के दबाव में नहीं है। इन्हें क्या अमेरिका दबाव बनाएगा कि आप 2017 वाला जो जीएसटी लाया है ना, अगर इसको समाप्त नहीं कीजिएगा तो हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे। नहीं करेगा, नहीं करेगा, कोई ऐसे नहीं है, दबाव नहीं बना सकता। हम कानून अपने हिसाब से बनाएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो लागू करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा कुछ दिन के बाद खत्म कर देंगे। ये भारत अभी क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब किसी के दबाव में, एक लाइन में सिंपल भाषा में समझेगा तो भारत किसी के दबाव में
नहीं। बस यही इसका मतलब हो गया। चाहे वो कितना बड़ा पावरफुल आदमी रहे, चाहे पावरफुल कंट्री रहे, हम उसके दबाव में नहीं है। हम अपना नीति, विदेश नीति अपने हिसाब से लागू करेंगे, अपने देश के हिसाब से करेंगे। उसके बाद आता है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जिस समय संविधान बना था, यानी संविधान कब बना, संविधान कब बना, 15 नवंबर 1947। संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949, यही ना। इस दिन संविधान बन के तैयार हो गया था। जिस समय संविधान बना था उस समय धर्मनिरपेक्ष लिखा था, पंथ निरपेक्ष नहीं, धर्मनिरपेक्ष। जिस समय संविधान बना था उस समय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष था, लेकिन संविधान में एक संशोधन होता, बहुत फेमस संशोधन है। अगर बाई चांस एग्जाम में कहीं ऑप्शन में आ गया और तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, और संशोधन के मामले में तो एक संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976। बहुत फेमस संशोधन है 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान। मतलब इसके तहत संविधान में बहुत सारे चेंजिंग किया गया, और यही 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। पहला था समाजवादी, समाजवादी, पंथ धर्म नहीं, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यही 3 शब्द इसमें जोड़ा गया। अब पंथ निरपेक्ष मतलब हुआ क्या, आखिर तो समझ गए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। एक लाइन में जवाब देंगे, बाई चांस कोई पूछ लिया कि जो लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या हो गया, तो एक लाइन में देंगे भारत किसी के दबाव में नहीं है, हम कानून अपने हिसाब से बनाएंगे। जो कानून भारत के लिए अच्छा रहेगा उसको लागू करेंगे, जो खराब रहेगा खत्म कर देंगे। अगर कोई पूछ दे पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष तो रहा नहीं, भारत अभी क्या है, पंथ निरपेक्ष। बोलेगा पंथ निरपेक्ष मतलब क्या होगा, पंथ निरपेक्ष का एक लाइन में जानेगा कि भारत कोई भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा या फिर कोई भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। जिससे मान लिया अभी हम लोग हिंदू धर्म में, हिंदू में है ना, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं कि मुस्लिम में है, तो ये कि भारत हिंदू धर्म को बढ़ावा देते रहेगा, क्योंकि पूरे भारत में अगर जनसंख्या के हिसाब से देखेगा तो सबसे ज्यादा किसका है, हिंदू धर्म का जनसंख्या है। तो ऐसा नहीं कि सरकार हिंदू के लेके बढ़ावा देते रहेगा, नहीं, सरकार को धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये जो भी रहे सरकार धर्म में नहीं करेगा। इससे अभी हुआ था, पहले देखेगा दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा में जहाँ मंदिर रहता है वहां तो ठीक है, जहाँ मंदिर नहीं रहता, जहाँ मंदिर नहीं रहेगा वहां पे देखेगा रोड पे पंडाल बना देता। बगल में है भवानी चौक है, भवानी चौक के पास देखेगा, भवानी चौक से इधर पड़ेगा मंदिर है, और मंदिर से इधर पड़ेगा मस्जिद है। पूरा मंदिर में दुर्गा जी बैठते हैं और रोड पर पंडाल बन रहा था, तो क्या जो मस्जिद ला मुस्लिम है जाकर वहां पे कुछ कर रहा है, नहीं करता, उसको कोई मतलब नहीं है। सरकार भी टॉर्चर नहीं करेगा। मान लिया कोई मुस्लिम डीएसपी आ गया तो उन्हें कहेगा कि आप हिंदू हैं, हिंदू का पूजा कर रहे हैं तो रोड पर क्या पंडाल, नहीं, सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकता धर्म के मामले में। जो करना है, जिसको जो धर्म फॉलो करना है उसको कीजिए, राज्य का कोई धर्म नहीं है। एक लाइन में जानिए, पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं। हिंदू है तो हिंदू को भी आगे बढ़ाएगा, अब वैसा जरूरत आएगा मुस्लिम को भी जरूरत आएगा तो उसको भी प्रोटेक्शन देता है। जैसे दुर्गा पूजा जहाँ तहाँ देखेगा जुलूस निकलता है, जिसमें विसर्जन होता है डीजे लेके निकलता है, हर जगह प्रशासन तैनात रहता है ताकि दंगा फसाद नहीं हो जाए। मुहर्रम में जुलूस लेके निकलता है, प्रशासन वहां भी टाइट रहता है कि मान लिया हिंदू हमला कर दिया, हिंदू मुस्लिम लड़ गया, सरकार सुरक्षा देगा, लेकिन सरकार बीच में इन्हें कहा कि ये धर्म को बढ़ाइए, हिंदू को बढ़ाइए, मुस्लिम को बढ़ाइए, ऐसा नहीं है। भारत पंथ निरपेक्ष है, कोई धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता। जिसको जो मानना हो कीजिए, ना तो मना भी नहीं करेगा। जैसे हमको मान लिया चर्च में जाना, हिंदू धर्म में मन करेगा चर्च में चल जाएंगे, अब चर्च में जाएंगे तो हमसे ही नहीं पूछेगा कि आप चर्च में किस धर्म के हैं, आ गए हैं, ऐसा नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो उसके ऊपर हम केस कर सकते हैं, मानहानि का केस कर देंगे। आप किस एसोसिएशन से पूछ लेंगे, आपको धर्म पूछने का अलाउ नहीं है, कैसे पूछेंगे। ये भारत पंथ निरपेक्ष है, राज्य को, भारत को धर्म के मामले में
कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ना तो वो आगे बढ़ाएगा न उससे खिलाफ जाएगा। हाँ, अगर सपोर्ट की जरूरत पड़े, कहीं दंगा फसाद हो गया, तब वहां पे सरकार एक्शन ले सकता, बाकी कोई नहीं करेगा। एक लाइन में कहेंगे, पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया भारत को राज्य से धर्म से कोई मतलब नहीं। उसके बाद था, बेटा दिए आगे इसमें देखिए एक टर्म आता है लोकतंत्रात्मक। ठीक है था लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जैसे प्राचीन भारत में देखिएगा, प्राचीन भारत में जो राजा बनता था, प्राचीन भारत में लोकतंत्र नहीं था, उसमें क्या था, राजतंत्र, यानी राजा का शासन। और राजतंत्र में वंशानुगत होता है, यानी वंश के हिसाब से चलेगा। जैसे प्राचीन भारत पढ़ाएंगे तो वहां पढ़ाते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे पहले राजा बना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद देखिएगा उसका बेटा आता है बिंदुसार, वो राजा बना। बिंदुसार मर गया तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक, वो राजा बना। इसको बोलते हैं वंश। इसका वंश था, इसका वंश था, इसको बोलते हैं वंशानुगत। मतलब मान लिया हम राजा भी हैं, मान के चलो, अगर हम मर जाएंगे तो फिर मेरा जो पीढ़ी है, बेटा है बेटी, वही बनेगा राजा। वो भी नहीं है, उसका पीढ़ी जो आएगा वो राजा बनेगा। तो इस जो कंडीशन होता था इसको क्या बोलते थे, वंशानुगत। भारत में ऐसा नहीं है प्रेजेंट में, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो वंशानुगत हो, ऐसा नहीं है। भारत अभी है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी भारत में कोई भी पद, सरकारी पद कोई भी हो, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, भारत में एक टॉपिक पढ़ना होता है वरीयता क्रम। और वरीयता क्रम में सबसे बड़ा जो पद होता है वो राष्ट्रपति का पद, भारत का सबसे बड़ा पद है। इसके बाद क्या होगा, उपराष्ट्रपति। ऐसा ही करके क्रम डिसाइड किया जाता है। अगर मान लिया अरेंज करना है, 3-4 गो ऑप्शन देगा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। इसको वरीयता क्रम में लिखिए कि सबसे पहले किसको बैठाएंगे। तो सबसे पहले पूरे भारत का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। उसके बाद उपराष्ट्रपति क्रम आता है, प्रधानमंत्री का आता है, इसके नीचे धीरे धीरे बढ़ते रहता है। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहने का मतलब हो गया कि जो भारत का सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भारत में वंशानुगत नहीं है। जो राष्ट्रपति का पद है भारत में वंशानुगत नहीं है। जैसे वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का शायद लगता है 2027 में कब कार्यकाल खत्म होगा, द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अगर द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल समाप्त हो गया तो ये नहीं कि इसके बाद इनका बेटा आ जाएगा, या फिर इनकी बेटी आ जाएगी, या फिर इनका कोई और पति, कोई भी आ सकता है, नहीं, कभी संभव ये नहीं। क्योंकि भारत किस में है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य में। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं, डायरेक्ट नहीं चुनते, जैसे हम जाके राष्ट्रपति का वोट डालेंगे, नहीं, सांसद विधायक मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। इन्हें की द्रौपदी मुर्मू है तो द्रौपदी मुर्मू का बेटा आएगा, बेटी आएगी, पति, कोई भी उसका रिलेशन नहीं। 5 साल के बाद जैसे इनका कार्यकाल खत्म होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और कोई आदमी लड़ सकता है, जो राष्ट्रपति का योग्यता फॉलो करेगा, वो कोई कास्ट का रहे, महिला रहे, पुरुष रहे, जिसको लगे कि हम चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कुछ सीमा तय किया गया कि आप इसको फॉलो कीजिए, इतना एज चाहिए, 35 साल एज चाहिए, लोकसभा का योग्यता चाहिए, जो भी है उसको फॉलो कीजिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। कोई लड़ सकता है जिसको मन करे। मान लिया हमको लड़ना है, हम उसको फॉलो करेंगे, 35 साल का एज होना चाहिए, लोकसभा का योग्यता होना चाहिए, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई जो योग्यता फॉलो करेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेंगे। वही है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मतलब भारत का सबसे ऊंचा पद वंशानुगत नहीं है। इसके बाद जो भी है इससे नीचे वाला है। यहाँ पे इस पद पे कोई आदमी पहुंच सकता है, कोई महिला आ सकती है। जिसे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद पहली दलित महिला में अभी जो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कोई आ सकता है, पुरुष आ सकता है, महिला आ सकता है, जिसको आना है, योग्यता फॉलो कीजिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। वंश के हिसाब से नहीं है कि हम आगे तो मेरी वंश चलते रहेगा। अभी तक राष्ट्रपति के इतिहास में देखिएगा
सिर्फ राजेंद्र प्रसाद, यही थे राजेंद्र प्रसाद ही। राष्ट्रपति का जो टर्म होता है 5 साल का, इसको रिपीट किए थे, मतलब लगातार 2 बार बने, पहला भी बने और फिर अगला कार्यकाल में बने। इसके बाद जो भी राष्ट्रपति अभी तक बने हैं उस सभी का कार्यकाल के लिए, इससे पहले दूसरा थे, उससे पहले दूसरा थे, वैसे ही करके कार्यकाल चेंज होता रहता, हर बार चेंज होता है। यानी कि रामनाथ कोविंद है तो रामनाथ कोविंद का बेटा बन जाएगा या फिर रामनाथ कोविंद की पत्नी बन जाएगी, नहीं, जिसको सरकार चाहेगा उसको राष्ट्रपति के लिए खड़ा करेगा और उसको जिताएगा। यहाँ तक अब